चलिए शुरू करते हैं नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी का जब बुरा सिचुएशन आता है ना, तो कंपनी के पास 3-4 ऑप्शंस रहते हैं। और वो 3-4 ऑप्शंस बेसिकली 3 ऑप्शंस रहते हैं। 3 ऑप्शंस आपको बताया है चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 6 में और चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 5 बोलता है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 बोलता है कि भैया सबसे पहली चीज़ चैप्टर नंबर 6, एक्चुअली सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 देना चाहिए कि अगर कंपनी का हाल बुरा शुरू है, अगर कंपनी का हाल बुरा शुरू है तो कंपनी अपने इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस को देखेगी, अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही देखेगी हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि हम लोग हमारे बिजनेस सर्वाइव करेंगे। वो बोलता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वो बोलता है चैप्टर का नाम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हम हमारे कंपनी के अंदर ही देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग शेयर होल्डर के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि आप और पैसा लाइए। हम डिवेंचर होल्डर्स को बोलेंगे कि आप थोड़ा पैसा छोड़ दीजिए। क्रेडिटर्स को बोलेंगे आप थोड़ा पैसा, आप क्रेडिटर्स की जगह इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाइए। करेक्ट। हम कुछ अलग अलग सोर्सेज देखेंगे और उस सोर्सेज से हम लोग देखेंगे कैसे हम हमारी लाइबिलिटीज़ को कम कर पाएंगे या हम हमारे इक्विटी पोर्शन को या शेयर्स को बढ़ा पाएंगे ताकि हम हमारे बिजनेस को सर्वाइव कर सकें। दिस इज़ कवर्ड अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या क्या अलग अलग स्टेप्स ले सकते हैं हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, क्या क्या अलग अलग मेजर्स ले सकते हैं हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, वो बताया है चैप्टर नंबर 6 में। अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से बात नहीं बनी तो हम लोग जाते हैं अमलगमेशन के पास कि भैया हम बोलते हैं कि आप हमारी कंपनी खरीद लीजिए, हमसे बिजनेस नहीं चल रहा है, या हम किसी और की कंपनी टेक ओवर कर लेते हैं। डेट वॉज द एग्जाम्पल इन केस ऑफ ए एंड बी। जो हम अमलगमेशन में ए एंड बी वाला एग्जाम्पल देखे थे वो यही था। करेक्ट। या बेस्ट और बेटर वाला जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे वो अमलगमेशन था कि भैया मैं आइधर किसी कंपनी ले लूँ ताकि मुझे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए मेरी कंपनी की, या मैं मेरी कंपनी किसी को बेच दूँ। दैट इज नोन एज अमलगमेशन, चैप्टर नंबर 5। अगर चैप्टर नंबर 6 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से या चैप्टर नंबर 5 अमलगमेशन से बात नहीं बनी तो कंपनी बस एक ही चाह रहा है, दैट इज लिक्विडेशन, कि भैया हम हमारा बिजनेस बंद कर देते हैं। तो अगर चैप्टर नंबर 6 काम नहीं आया, चैप्टर नंबर 5 नहीं काम आया, तो हमको बढ़ना पड़ेगा चैप्टर नंबर 7, दैट इज लिक्विडेशन। क्लियर। आइए, तो अमलगमेशन क्या, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या बोलता है और हम लोग उसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन: व्हेन अ कंपनी हैज़ बिन मेकिंग लॉसेस फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, अगर कोई कंपनी बहुत सालों तक लॉस अर्न कर रही है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो हालात है वो बहुत अच्छी नहीं होती है और वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं प्रेजेंट करती है। इन सच अ केस द असेट्स आर ओवर वैल्यूड। द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट कंसिस्ट ऑफ फिक्टिशियस असेट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लॉसेस वगैरह जमा होते हैं। जब भी आप देखिए अमलगमेशन लॉस, अक्यूमुलेटेड लॉस, हमने अमलगमेशन में एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर 800 रुपये का अक्यूमुलेटेड लॉस था। कहाँ दिख रहा था वो? बैलेंस शीट असेट साइड। P&L का डेबिट बैलेंस क्या दिखता है? बैलेंस शीट असेट साइड। तो हमारी असेट्स ओवर वैल्यू दिखती है, उसके अंदर बहुत सारे फिक्टिशियस असेट आ जाती है। यूजलेस इंटेंजिबल असेट्स एंड डेबिट बैलेंस इन P&L अकाउंट। Such a situation does not depict a true picture of financial statement and shows a higher net worth than what the real net worth ought to be। और इसी वजह से कंपनी का नेट वर्थ बहुत बड़ा दिखता है अगर हम असेट्स एंड, क्योंकि देखो रिजर्व में जो नेगेटिव बैलेंस था वो नेगेटिव बैलेंस तो किधर चला गया? असेट साइड में चला गया, P&L का डेबिट बैलेंस। तो हमारा शेयर होल्डर फंड देखेंगे तो शेयर होल्डर का कैपिटल रिजर्व सरप्लस में से पॉजिटिव दिखेगा, बट ये चीज़ एक्चुअली क्या है? ये चीज़ भैया गलत है। तो इन शॉर्ट कंपनी इज़ ओवर कैपिटलाइज के अंदर बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा हो चुकी है। हमको उसको क्या करना पड़ेगा? रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमको उसको रिस्ट्रक्चर या रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। रिकंस्ट्रक्शन बोले तो बहुत सी बार जब बिल्डिंग पुरानी हो जाती है, उसके अंदर खर्चा करना नहीं पड़ता है, तो हम लोग बिल्डिंग को तोड़ के नई बिल्डिंग बनाते हैं, उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग तोड़ के रिकंस्ट्रक्ट करो। उसी तरह कंपनी को पूरा गिरा के कंपनी को नई तरीके से शुरू करो, उसको बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन। अगर वो इंटरनल होता है तो उसको बोलेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अगर वो एक्सटर्नल होता है तो उसको बोलेंगे अमलगमेशन या रिस्ट्रक्चरिंग। Reconstruction is a process by which the affairs of the company are reorganized by revaluation of assets, reassessment of liability, and by winding up of losses already suffered by reducing the capital of the shareholder। either shareholder का capital कम कर देते हैं या shareholder को बोलते हैं आप अपने जो rights है वो rights को थोड़ा कम कर दीजिए। The objective of reconstruction is usually to reorganize capital and to compound with creditors or to effect economies।
Such a process is called internal reconstruction, which is carried out without liquidation of company and forming a new company. जब ये चीज़ हम कंपनी का दिवाला नहीं निकाल सकते हैं एंड कंपनी को इंटरनली हम लोग चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल. बट अगर दिवाला वगैरह निकालना रहा तो फिर उसको डालते हैं एक्सटर्नल. However, there may be external reconstruction also, जिसको आप बोलते हैं amalgamation, where an undertaking is being carried out by a company and is in substance transferred not to an outsiders but to another company consisting substantially the same shareholder with a view to bring continue by a transferring company. There is an external reconstruction. amalgamation में क्या होता है, जो amalgamation में नेचर ऑफ मर्जर है, हम एक नई कंपनी बनाते हैं, वो नई कंपनी में मेजोरिटी हमारी शेयर होल्डर रहते हैं और हम हमारी असेट्स लाइबिलिटी उसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल और इसको बोलेंगे इंटरनल. कुछ डिफरेंस दिया है एक्सटर्नल इंटरनल का, उसका हमको मतलब नहीं है, हम लोग लॉ नहीं पढ़ रहे हैं. मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, क्या क्या मेथड है. सबसे पहली मेथड है अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल. अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल. अल्ट्रेशन दो तरह का होता है, सब डिवीजन या कंसोलिडेशन. सब डिवीजन या कंसोलिडेशन. सब डिवीजन बोले तो अगर 100 रुपये का एक शेयर है, अगर 100 रुपये का एक शेयर है तो आप 10 रुपये के 10 शेयर कर दो. अगर 100 रुपये का एक शेयर है तो आप 10 रुपये के 10 शेयर कर दो. दैट इज नोन एज सब डिवीजन. एंड कंसोलिडेशन बोले तो अगर 10 रुपये के 10 शेयर है तो उसको 100 रुपये का एक शेयर कर दीजिए. दैट इज नोन एज कंसोलिडेशन. If authorized by the article, a company may, in a general meeting, by passing a ordinary resolution, decide to subdivide or consolidate the shares into those of a smaller or a higher denomination. एक smaller या higher denomination में आप लोग उसको कर सकते हो. Then that fixed by the memorandum of association. So long as the proportion between the paid up and unpaid amount, if any, or the share continued to be of same as it was in case of original shares. A notice specifying alteration must be given to the registrar within 30 days. ये तो लॉ का पार्ट है. हमको सिर्फ ये देखना है कि भैया हम लोग उसको सब डिवाइड कर सकते हैं या उसको कंसोलिडेट कर सकते हैं. एंट्री क्या होती है, एंट्री इतनी सिंपल एंट्री है ना. आप लोग क्या कर रहे हो, सपोज आपका 10 रुपये का एक शेयर है, आप उसको खत्म करके 100 रुपये का एक कर रहे हो. आप एंट्री पास करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. भैया क्या बोला आपने, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. भैया सच में, मतलब डेबिट भी सेम हो रहा है, क्रेडिट भी सेम हो रहा है. हाँ बेटा, डेबिट भी सेम हो रहा है, क्रेडिट भी सेम हो रहा है. ओके. भैया अमाउंट में डिफरेंस होगा, नहीं बेटा अमाउंट में भी डिफरेंस नहीं होगा. सपोज मेरा पास 1 लाख रुपए के शेयर्स है 10-10 रुपए के, और मैं उसको सपोज मेरे पास अभी कितने हैं 10,000 शेयर है 10 रुपये के. अभी मेरे पास कितने शेयर है 10,000 शेयर है 10 रुपये के, और मैं उसको 1000 शेयर कर रहा हूँ 100 रुपये के. 1000 शेयर कर रहा हूँ 100 रुपये के. तो एंट्री क्या होगी भैया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया. तो भैया डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस जाता है प्रेजेंटेशन में. प्रेजेंटेशन में हम लोग नंबर्स को चेंज कर देते हैं. भैया पहले मेरे पास 10,000 शेयर थे, अभी मेरे पास 1000 शेयर हो गए हैं. फॉर एग्जाम्पल कंपनी विथ अ कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इंटू 10,000 equity share of 100 each, on which 75% is paid up, decides to recognize its capital by splitting one equity share of 100 each into 10 shares of 10 each. The consequence entry will be equity share capital debit, equity share capital credit. एंट्री क्या होगी, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट विल बी सेम 7.5 लाख 7.5 लाख. फिर डिफरेंस क्या होगा भैया, ये डिफरेंस रहेगा. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है आपने 100 रुपया, यहाँ पे आपने लिखा है 100 रुपया, और यहाँ पे आपने लिखा है 10 रुपया. 100 रुपया और 10 रुपये का डिफरेंस है. यहाँ पे आपने 100 रुपये लिखा है, यहाँ पे आपने 10 रुपये लिखा हुआ है, ये डिफरेंस है. अमाउंट विल बी 7.5 लाख 7.5 लाख. सिमिलर एंट्री जब आप कंसोलिडेट करोगे स्मॉलर इनटू अ लार्जर, यहाँ पे आपने क्या किया 100 को 10 में किया. अगर आप 10 को 100 में भी कन्वर्ट कर रहे हो तो एंट्री विल बी सेम, एंट्री विल बी सेम. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट होगा. ऊपर वाले इसमें 10 आ जाएगा, नीचे वाले इसमें 100 आ जाएगा. चलिए देखते हैं क्वेश्चन. ऑन 31 दिसंबर 2001 बी लिमिटेड हैड 20,000 10% इक्विटी शेयर एज ऑथोराइज कैपिटल एंड द शेयर वर ऑल इशूड ऑन विच 8% वॉज 8 रुपीज़ वॉज पेड ऑफ. 10 रुपये का एक शेयर था, ऑथोराइज कैपिटल, पेड अप कितना था 8 रुपया.
In June 2002, the company in general meeting decided to subdivide each shares into 2 shares of 5 each with 4 paid up. आज हमारे भैया 10 रुपये का शेयर है, 8 पेड अप है, हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं 5 रुपये के शेयर, 4 रुपये पेड अप. In June 2013, the company in the general meeting resolved to consolidate 20 shares of 5 each, 4 paid up, into 1 share of 100 each, 80 paid up. यानी हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले कर रहे हैं भैया, एक शेयर तो 10 रुपये का था, उस पर 8 रुपये पेड अप था, हम उसको डिवाइड करके क्या कर रहे हैं, 5 रुपये के 2 शेयर कर रहे हैं, एक पे 4 रुपये पेड अप. कोई फ़र्क गिरेगा क्या? नहीं, सिर्फ 10 रुपये का शेयर 5 रुपये का शेयर बन जाएगा. और बाद में क्या कर रहे हैं, 5 रुपये का जो शेयर है उसको 100 रुपये का शेयर बना रहे हैं, यानी 20 शेयर को कंबाइन करके एक शेयर बना दे रहे हैं. तो उसी हिसाब से देखिए, सबसे पहला रहेगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. पहले 10 का था, फिर 5 में कन्वर्ट हो गया, 1,60,000, 1,60,000. इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे 5 का 100 हो गया. सिर्फ अमाउंट सेम है, एंट्री सेम है, ये जो ब्रैकेट में अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा. पहला 10 रुपये था, बाद में 5 रुपये हो गया, और फिर 5 रुपये का 100 रुपया हो गया. समझ में आया बच्चों? समझ में आया बच्चों? फर्स्ट केस में यहाँ पे लिखा रहेगा ऑथोराइज कैपिटल कितना रहेगा, 20,000, 10 ईच. तो उसको चेंज करके आपको क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा 40,000, क्योंकि ये डबल हो गया, क्योंकि आपने क्या किया, ये नंबर जो 10 था उसको क्या कर दिया 5, तो ये जो 20 था ये डबल हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट तो सेम ही रखना है आपको. तो 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच हो जाएगा, और यहाँ पे 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच हो जाएगा. समझ में आया बेटा? आगे शेयर कैपिटल, बाद में हमने क्या डिसाइड किया कि हमें 40,000 जो है इसको कम करके हम क्या कर देंगे, 5 रुपीज़ को 100 रुपीज़ कर देंगे. तो ये जो 40,000 है ये डिवाइड होकर कितना हो गया भैया, 2,000 हो गया, बराबर है. सॉरी, दिस विल बी 2,000, और नीचे भी इक्विटी शेयर जो है ये भी कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा. इन्होंने कुछ गलत किया है, ये 2,000 हो जाएगा बच्चों. ये 20,000 नहीं, 1 0 ज़्यादा है, ये भी 2,000 हो जाएगा. तो एंट्री सेम है, एंट्री इशू की मतलब एंट्री इज सेम, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये की एंट्री है, और इस एंट्री के आपको 5 मार्क मिलेंगे. नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक एंड स्टॉक इनटू शेयर्स. आप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टॉक को शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, अ कंपनी कैन कन्वर्ट दिस फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक एंड रिकन्वर्ट स्टॉक इनटू शेयर्स. बहुत सी बार क्या होता है, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, सपोज अगर मेरे पास एक शेयर है 10 रुपये का एक है, तो मुझे अगर ट्रांसफ़र करना है तो मेरे को 10 या 20 या 30 या 40 में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा. मैं उसको छोटे अमाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता. मैं 7.5 रुपये का या 15 रुपये का या 25 रुपये का ऐसे नहीं बेच सकता, मुझे 10 रुपीज़ के मल्टीपल में ही उसको बेचना पड़ेगा. बट एक बार कंपनी का जो स्टॉक है, वो अगर शेयर स्टॉक में कन्वर्ट हो गया, फिर वो आप 7.5 में बेच सकते हैं, 75 में बेच सकते हैं, 25 में बेच सकते हैं, कोई भी वैल्यू में बेच सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. आप उसको कितने भी अमाउंट में सब डिवाइड कर सकते हो. The company can convert its fully paid up shares into stock and can reconvert its stock into shares. सिर्फ एक ही कंडीशन है, जो शेयर्स है they should be fully paid up before conversion. If authorized by the article, a company may in general meeting by passing ordinary resolution can convert fully paid up shares into stock or can reconvert stock into shares. Stock is a consolidation of share capital into one unit divisible into liquid parts. Stock is a bundle of fully paid up shares brought together for convenience so that it can be divided into any amount and transferred into any fraction and subdivision without regards to the original face value of the shares. यानी जो पहले 10 रुपये का एक शेयर था तो आप सिर्फ 10 के मल्टीपल में उसको बेच सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60. बट एक बार अगर वो स्टॉक में कन्वर्ट हो गया तो आप उसको n नंबर ऑफ फ्रैक्शन में बेच सकते हो, n नंबर उसके पार्ट कर सकते हो. मेरे को 1 रुपये के करना है, मैं 1 रुपये का बेच सकता हूँ, मुझे 10 रुपये का बेचना है 10 का बेच सकता हूँ, 15, 20, 25, 50 कितने का बेचना है बेच सकता हूँ, 7.5 का बेचना है 7.5 का बेच सकता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है. While it is impossible for a share capital to be one share, any amount of stock can be transferred. In practice, company restrict the transfer of stock to a multiple of ₹100. बट ये अगर ऐसा परमिशन देंगे तो बहुत लोग कुछ भी ट्रांसफर करेंगे और हमारे कंपनी के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा. तो हम लोग उनको बोलते हैं कि आप 100 के मल्टीपल में उसको ट्रांसफर करो. A company can convert this fully paid up share into stock upon the company converting its share into stock. The book entry merely records the transfer for share capital into stock. A separate stock register is stated in which details of member holding are entered and annual returns is modified accordingly. तो इसकी कुछ एंट्रीज ज़्यादा सच नहीं होती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल पार्ट जो होता है वो बहुत प्रोसेस होता है, हमको तो सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री देखनी है.
सी लिमिटेड हैड 5 लाख ऑथराइज कैपिटल डिवाइडेड इंटू 100 ईच, यानी कितने शेयर थे उसके 50,000 शेयर, नहीं 5,000 शेयर थे, 5,000 शेयर थे, 100 रुपये का एक शेयर, टोटल हो गया 5 लाख का कैपिटल। हमने उसमें से कितने इशू करके रखे थे 4,000 शेयर इशू करके रखे थे, हमारे ने 4 लाख का इशू करके रखा था। इन जून 2002 है वो, टू ज़्यादा का लिख दिया उन्होंने 2002, द कंपनी डिसाइड टू कन्वर्ट इट्स शेयर्स इनटू स्टॉक, बट इन जून 2003 एक साल बाद द कंपनी रिकन्वर्टेड द स्टॉक इनटू शेयर्स एज फुल्ली पेड अप। पास एंट्रीज क्या होगा, कुछ नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी स्टॉक, और बाद में इक्विटी स्टॉक टू इक्विटी कैपिटल, कोई भी फर्क नहीं गिरेगा। समझ में आया बेटा? सिर्फ यहाँ पे इक्विटी शेयर लिखते थे, यहाँ पे हम लोग स्टॉक लिखेंगे। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स लिखते थे, इशूड एंड सब्सक्राइब 4,000 इक्विटी शेयर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्विटी स्टॉक 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इनटू स्टॉक, बस यही चीज़ हम लोग लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं लिखेंगे। तो पहली दो जो मेथड है, पहली मेथड है आपका, आप शेयर्स को सब डिवाइड या कंसोलिडेट कर सकते हो। एंट्री विल बी वेरी सिंपल, शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अकाउंट क्रेडिट, और स्टॉक में कन्वर्ट करेंगे तो वेरी सिंपल, शेयर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, और स्टॉक अकाउंट डेबिट टू शेयर अकाउंट क्रेडिट। पहली दो एंट्रीज आपको समझ में आई। प्लीज़ 2 मिनट का ब्रेक लेके इसको वीडियो को पॉज करके 2 मिनट इसको पढ़ लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं मेथड नंबर 3, दैट इज वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट। अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू करते हैं, शेयर्स में डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू करते हैं, करेक्ट, जो कि हमने पढ़ा था IPCC के अकाउंट्स 1 में, शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो कभी कभी हम जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले जो शेयर होल्डर रहते हैं उनको बोलते हैं कि आप अपना राइट को कम कर दो, या अपनी पावर को कम कर दो, या कभी कभी हमारे जो प्रेफरेंशियल होल्डर रहते हैं जिनको हम 10% दे रहे हैं, उनको हम बोलते हैं कि भैया आप 10% जगह 8% ले लो, 7% ले लो, ताकि हमारा इंटरेस्ट का कॉस्ट सेव हो जाए। तो इन सब की जो एंट्रीज रहती है, सेम एक ही एंट्री रहती है जो आपका शेयर कैपिटल है। जैसे सपोज आपका ओल्ड शेयर कैपिटल 10% का था, तो 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल अकाउंट डेबिट, और नया 8% का हो गया तो 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल कैपिटल क्रेडिट। तो जो भी आपको कैंसिल करना है उसको आप डेबिट करेंगे कैपिटल को, और जिसको भी आपको इशू करना है उसको क्रेडिट करोगे। वेरी सिंपल एंट्री। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन 66 ऑफ द कंपनी एक्ट लेट्स डाउन द प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल subject to confirmation by the tribunal on an application by the company. A company may by special resolution reduce the share capital in the following manner. पहला, extinguishing or reducing the liability of the shareholder in respect of unpaid amount of share held by them, कि भैया जितना भी आपका शेयर है वो शेयर, सपोज अगर हमारा 10 रुपये शेयर हमने 7 रुपीज़ पेड अप करके रखा है, बचा हुआ जो 3 रुपये हम उसको क्या बोलेंगे कि अब पेड करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसकी लाइबिलिटी को क्या कर देते, कम कर देते। या अगर किसी ने सपोज हमने 10 रुपया पे करके रखा है, अब हमको 7 रुपये करना है, तो 3 रुपये जो एक्स्ट्रा है उसको हम लोग क्या कर देते, कैंसिल कर देते। पेइंग ऑफ एन पेड अप कैपिटल विच इज़ एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर आपका कैपिटल है तो हम उसको पे कर देंगे। या अगर आपने पेड करके रखा है तो हम उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, हम लोग उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इस तरीके से आप शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हो। जब भी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है तो शेयर कैपिटल को क्या करोगे बेटा, शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे, क्योंकि उसको अपने को कैंसिल करना है, उसको क्या करना है, अपने को कैंसिल करना है। और जो भी बैलेंस रहेगा उसको हम लोग क्या में डाल देंगे, एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम रहेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, उसके अंदर हम लोग उसको डाल देंगे। देखिए ए क्या बोलता है, व्हेन लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज एक्सटिंग्विश्ड और रिड्यूस विद रिस्पेक्ट टू अनपेड अमाउंट। सपोज भैया हमारा एक पार्टली पेड अप शेयर था, 10 रुपये का शेयर था, 7 रुपये पेड अप थे, पार्टली पेड अप, अब हमने 7 रुपये को ही फुल्ली पेड अप कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल जो 10 रुपीज़ था पार्टली पेड अप था, उसको हमने क्या कर दिया, फुल्ली पेड अप कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट पार्टली पेड अप वाला, उसको डेबिट करेंगे, उसको कैंसिल कर दिया डेबिट करके, और जो पार्टली पेड अप था उसको हमने फुल्ली पेड अप बनाया, तो नया एंट्री मार देंगे शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप क्रेडिट। तो एक बात तीनों चारों केसेस में एक ही है, जब भी आप कैपिटल को ख़त्म करना है तो कैपिटल को करेंगे डेबिट, और नया जो भी कैपिटल आप इशू कर रहे हो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर किसी का अमाउंट है 7 रुपया भरा हुआ और एक्सेस हम उसको पे ऑफ करें, एक्सेस हम उसको क्या करें, पे ऑफ। सपोज किसी का 10 रुपया है और हमने डिसाइड किया कि 2 रुपये हम लोग क्या करेंगे, पे ऑफ कर देंगे, और 8 रुपीज़ पे उसको फुल्ली पेड अप कर देंगे। तो हम लोग शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे 10 रुपये से, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 8 रुपये से, और बचा जो 2 रुपया वो क्या में डाल देंगे, शेयर होल्डर को डाल देंगे, बाद में शेयर होल्डर को बैंक के थ्रू पे कर देंगे। जब हम कैंसिल कर रहे हैं तो कैंसिल की एंट्री होंगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल को खत्म कर दिया 100 रुपये वाला,
शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया 10 रुपये वाला, और कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर देंगे कि हमने कैपिटल रिड्यूस किया है। तो 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या कर देंगे, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप कर देंगे, तो पार्टली पेड अप को डेबिट करेंगे, फुल्ली पेड अप को क्रेडिट कर देंगे। 10 रुपये की शेयर पेड अप है, 8 रुपये पे लेके आएंगे, तो 10 रुपये को डेबिट करेंगे, 8 रुपये को क्रेडिट करेंगे, 2 रुपये बैंक से पे कर देंगे। और अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नॉमिनल कैपिटल जो है हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, हम लोग नॉमिनल कैपिटल को कम कर दे रहे हैं। 100 रुपये का जो शेयर था उसको 10 रुपये का शेयर बना रहे हैं, तो जो भी बैलेंस रहेगा वो क्या में चल जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। आप क्या करो, वो दो शेयर्स आप डिबेंचर होल्डर को इशू कर दो, ताकि वो लोग अपना क्लेम छोड़ दे, उनको इंस्टेड ऑफ कैश कुछ शेयर्स मिल जाए। एंट्रीज क्या होगा रिकंस्ट्रक्शन का, जब भी एक बात समझ में आना, जब भी कोई चीज़ रिड्यूस हो रहा है, अगर कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो लाइबिलिटी को क्या करेंगे, खत्म करने के लिए लाइबिलिटी को करेंगे डेबिट, और रिकंस्ट्रक्शन को करेंगे क्रेडिट। एकदम सिंपल चीज़ है, करेक्ट। सिर्फ एक पार्ट याद रख लेना, वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो भी कंपनी रिस्ट्रक्चर हुई है, द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी द वर्ड एंड रिड्यूस शुड बी एडेड ओनली इफ द कोर्ट सो ऑर्डर्स। कोर्ट अगर ऑर्डर करती है तो आपको कंपनी के नाम के सामने, सपोज एन कंपनी है तो एन कंपनी के नाम के सामने आपको एंड रिड्यूस वर्ड लगाना पड़ेगा। और इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट द रिटर्न ऑफ अंडर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन मस्ट बी शोन फॉर 5 ईयर्स। जो भी आपका वैल्यू रहेगा वो आपको 5 साल तक फिक्स्ड एसेट का वैल्यू दिखाना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, द बैलेंस शीट ऑफ एन कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2011 इज एज फॉलोज। एक बैलेंस शीट दी हुई है जिसके अंदर सबसे पहले फिक्स एसेट, जिसमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, प्लांट है, पेटेंट है, गुडविल है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरी है, और पीएनएल का डेबिट बैलेंस है। पीएनएल का डेबिट बैलेंस ये खुद ही बताता है कि भैया कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। शेयर कैपिटल 4000 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, ऐसे टोटल 11.5 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल है आपका। डिबेंचर है जो कि सिक्योर्ड है अगेंस्ट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। आपके पास जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 4,25,000 के, उसके अगेंस्ट में आपने डिबेंचर्स को इशू करके रखा है। उनके ऊपर कुछ इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है जो अभी तक आपने पे नहीं किया, अक्रूड इंटरेस्ट हो चुका है। और आपकी कुछ लाइबिलिटीज़ जिसके अंदर डायरेक्टर का लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड पेएबल है, ऐसे टोटल करके आपकी बैलेंस शीट मैच हो रही है। द कोर्ट अप्रूव्स द स्कीम्स ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन टू टेक इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2011 वेयर बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बी रिटर्न डाउन टू 75 ईच एंड इक्विटी शेयर होल्डर टू बी रिटर्न डाउन टू 2 ईच। जो अभी हमारे प्रेफरेंस शेयर है वो है 100 रुपये के, हम उसको राइट ऑफ करके कितने पे कर देंगे, 75 रुपये कर देंगे, और जो इक्विटी शेयर है उसको हम लोग 2 रुपये कर देंगे। Of the shares divided, preference share divided, which are in arrears for 4 years, of the preference share dividend which are in arrears for 4 years, 3/4 to be waived and equity share of 2 each to be allotted for remaining quarter। बोलता है कि 4 साल का डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर पर वो देना बाकी है। हमारे प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 4 लाख के है, 6% इंटरेस्ट। तो साल भर का इंटरेस्ट कितना होता है बेटा, 4 लाख पे 6%, 24,000 रुपया एक साल का हुआ, 4 साल का देना बाकी है। तो इंटू 4 96,000 आपका कैपिटल देना बचा हुआ है। 96,000 का पैसा आपको डिविडेंड देना बाकी है। बोलते हैं डिविडेंड जो है हम लोग डिविडेंड 4 में से 3 साल का छोड़ना चाहते हैं, 1 साल का हमको दे दीजिए। तो 4 डिवाइड कर दो, 24 आया, 24 इंटू 3, तो हम लोग भैया डिविडेंड जो है वो 72 छोड़ना चाहते हैं। 72 नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन जो बचा हुआ 24 है वो 24 के अगेंस्ट हमको 2 रुपये वाले जो शेयर्स है आपके इक्विटी शेयर वो हमको इशू कर देना, ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड टू बी पेड इन कैश। जो भी डिविडेंड डिबेंचर्स के ऊपर का इंटरेस्ट है, डिबेंचर के ऊपर का इंटरेस्ट कितने का बेटा, 22,500 रुपये हम कैश में पे कर देंगे। डिबेंचर होल्डर एग्री टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू 1 लाख रुपया एट द वैल्यूएशन ऑफ 31 इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग एंड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ 1,30,000 सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनी सर्टिफिकेट एट द रेट ऑफ 8%। बोलता है कि हमारा जो पैसा है वो हमारा पैसा कितना भैया 375, वो 375 में से हम लोग 1 लाख रुपया छोड़ने को तैयार है अगर आप हमारे को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे दो तो, ठीक है।
और हम लोग तुमको 1,30,000 और पैसा देंगे जो कि सिक्योर्ड रहेगा बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनी असेट, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 8%। पेटेंट और गुडविल जो हमारी आ रही है हम उसको राइट ऑफ कर देंगे। इन्वेंटरी टू बी रिटर्न ऑफ एट 65,000 पे आप इन्वेंटरी को राइट ऑफ कर दोगे, 65,000 पे से कम कर दोगे इन्वेंटरी को। अमाउंट ऑफ 68,500 टू बी प्रोवाइड फॉर बेड डेप 65,800 प्रोवाइड करेंगे। एंड रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी रिवैल्यूड एट 3,87,500। जो बची हुई आपकी इन्वेंटरी, आपका जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी थी आपकी बेटा 425, जिसमें से 1,20 तो दे दी थी और बची हुई जो है उसको हम लोग वैल्यू कर रहे हैं 3,87,500 पे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड ऑफ एट 1,40,000। डायरेक्टेड टू accept settlement of their loan as to 90% thereof by allotment of equity share of to each and as to 5% in cash and the balance 5% to be waived। जो डायरेक्टर का लोन है वो लोन बोलता है कि 90% हम लोग इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे हमारा लोन, 5% का कैश हमको दे दो और 5% हम लोग छोड़ने के तैयार है। देयर वर कैपिटल कमिटमेंट टोटलिंग 2.5 लाख रुपया। दिस कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी कैंसल्ड ऑन पेमेंट ऑफ 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज अ पेनल्टी। Ignore taxation and cost of the scheme. You are requested to show general interest reflecting the above transaction, including cash transaction, and prepare balance sheet of the company after completion of the scheme। तो ये सब आपको स्कीम दी हुई है, एक बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट के बाद आपको कोर्ट ने 12-13 पॉइंट आपको दिए, वो 12-13 पॉइंट की आपको जनरलिटी पास करनी है और उसके बाद आपको एक बैलेंस शीट बनानी है। फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए।